दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। कल फेड की बैठक है यहाँ पे, और बैठक है तो इस बार काफी इंपॉर्टेंट है। सबको पता है कि ज्यादातर चांसेस है कि इस बार रेट इंटरेस्ट रेट जो है वो अनचेंज रहेगा, और हो सकता है कि अगली बार यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाया जाए। लेकिन फिर भी हर बार जो फेड की बैठक होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पूरी दुनिया के लिए ही। कहा जाता है, कहावत है कि व्हेन यूएस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। तो एक बहुत बड़ी कहावत है, और इसका मायने भी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डेटा को ही देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है या जो एफओएमसी की बैठक होती है, सबकी नजर इस पे ही क्यों होती है, और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये पहले हमें जानना होगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और हम इसे क्यों फॉलो कर सकते हैं। जब आप डेटा को देखेंगे तो आपको आपके जवाब जो है वो मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ओवरऑल अगर डेटा पे आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी के रूप में जो डॉलर है, ये तो इसे हम जानते ही हैं, बहुत पहले से हम जानते हैं। लेकिन कितनी है अभी भी, इतने मतलब कोशिशों के बावजूद यहाँ पे यूरो लाया गया, युआन को काफी मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया गया, और चाइना ने बहुत मतलब कि सिग्निफिकेंटली युआन को ट्रांजेक्शन्स में लाने की यहाँ पे पूरी कोशिश करी। इसके बावजूद जो यूएस डॉलर का होल्ड है वो करीब करीब 57% है, जो कि पूरे सेंट्रल बैंक के रिजर्व का 57% है। अब यहाँ पे इसका मतलब कि ग्लोबली क्या इंपॉर्टेंट होता है, जब यहाँ पे फेड का इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो रीपेमेंट कॉस्ट जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी यहाँ सही नहीं है। अब ग्लोबल ट्रेड इनवॉइसिंग जो होती है, यानी कि 54% जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, हम कुछ भी खरीदते हैं, ऑयल खरीदे, आज क्यों डॉलर का डिमांड बढ़ा हुआ है, क्योंकि ऑयल महंगा हो गया तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई है, डॉलर की डिमांड बढ़ी है तो गोल्ड सिल्वर सारे नीचे जा रहे हैं, कमोडिटी स्पाइसेस। क्योंकि हम जो भी खरीदारी करें, खरीदारी में अगर आपको आपको मेटल्स आ गया, ऑयल आ गया, कोई चिप ले रहे हैं, कोई आप एग्री प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इसमें 54% जो हम यहाँ पे मतलब पेमेंट करते हैं वो हमारा डॉलर टर्म्स में होता है। यानी कि किसी भी खरीदारी से पहले आप बाजार में जा रहे हैं तो आपको चाहिए, ग्लोबल बाजार में जा रहे हैं तो आपको चाहिए डॉलर। अब ये डॉलर जब महंगा हो जाएगा तो आपको यहाँ पे खर्चा जो है ज्यादा पड़ेगा। अब होगा क्या, जैसे इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो डॉलर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और उसके अगेंस्ट क्या होगा, अपना आईएनआर जो है वो डिप्रिशिएट होगा। तो हमारा जो परचेसिंग पावर पैरिटी होता है, पार होता है, वो हमें कम पड़ता नजर आएगा अपनी करेंसी में। फॉरेन एक्सचेंज का अगर ले टर्नओवर, तो ट्रेड तो हमारा 54% होता है, लेकिन जब फॉरेन एक्सचेंज टर्नओवर लेंगे तो 89% ग्लोबल फॉरेक्स का यूएस में होता है। अब यहाँ पे क्या है लिखना कि ये ट्रिलियंस में यहाँ पे मूवमेंट हो जाती है जब एक इंटरेस्ट रेट हाइक होता है या कट होता है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट मार्केट है, अब आप सबको समझ में आएगा। जब ग्लोबल डेट मार्केट की बात करते हैं, बॉन्ड की ट्रेडिंग होती है, तो यूएस ट्रेजरी जो है बॉन्ड है, उसका पूरा पूरा कितना मतलब कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा यहाँ पे मतलब उसका हिस्सा है, $27 ट्रिलियन इन साइज है ये। तो अब क्या है कि जैसे इंटरेस्ट रेट हाइक होता है या कट होता है, किस चीज से फर्क पड़ता है, मॉर्गेज पे फर्क पड़ेगा, आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड डेट मार्केट पे फर्क पड़ेगा, सोवरिन बॉन्ड्स पे यहाँ पे फर्क पड़ता हुआ नजर आता है ग्लोबली। तो जब वहां की बॉन्ड मार्केट में वहां के इंटरेस्ट रेट हाइक से या कट से फर्क पड़ता है, तो बाकी देशों के भी बॉन्ड मार्केट में फर्क पड़ता हुआ नजर आता है। अब जैसे ही वहां पे इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो आप क्या करेंगे, हमारा देश भी है, इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उनको हम सेम प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं। तो उसको फिर कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी यहाँ पे हाइक करती हुई नजर आती है। अब कैपिटल और एसेट मार्केट का अगर आप देखेंगे तो यूएस के जो स्टॉक मार्केट है वो 60% जो है टोटल इक्विटी मार्केट की मैं बात कर रही हूँ। तो टोटल वर्ल्ड का जो इक्विटी मार्केट है उसका 60% जो कंट्रीब्यूशन है। अब समझिए कि 208 देश हैं, 208 देश में से एक देश ऐसा है जो 60% इक्विटी मार्केट को मतलब कवर करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि उसकी हिस्सेदारी 60% पूरे ग्लोबल इक्विटी मार्केट पे है। तभी लोग यूएस की इक्विटी मार्केट को इतना क्लोजली ट्रैक करते हुए नजर आते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो वहां की इक्विटी मार्केट में एक दबाव आता हुआ दिखेगा, तो बाकी मार्केट में भी उस तरीके का जो मतलब इम्पैक्ट है वो देखने को मिल सकता है। या इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लोअर होता है तो वहां की मार्केट बढ़ेगी, तो बाकी मार्केट में भी उस तरीके से मूवमेंट जो है वो आती हुई नजर आती है। अब क्या है कि हमें क्यों फर्क पड़ेगा और हम क्यों फेड को देखें, तो अब आपको मैं बता दूं कि इतनी सारी कंट्रीज में अगर आप देखेंगे कि जब फेड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक करता है या लो करता है, तो कितने जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो आपको फॉलो करते हैं, तो ओवर 80 प्लस
80+ जो हमारा ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स है, वो क्या करता है कि वो आपको एक बारी इसको ट्रेस करता हुआ नजर आता है, और 80+ सेंट्रल बैंक्स जो है वो अपनी पॉलिसी को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे यूएस इंटरेस्ट रेट हाइक करता है तो बाकी 80+ जो सेंट्रल बैंक है धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ेंगे, और वो भी अपनी मतलब पॉलिसी को यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को हाइक करते चलेंगे। तो ये इंडिकेशन देता है कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हाइक होता है तो, अनचेंज रहता है तो, लो रहता है तो, तीनों कंडीशंस जो है वो बाकी सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे फॉलो करते नजर आते हैं। तो आपको तीन चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। 85% आपको फॉरेन एक्सचेंज का यहाँ पे ट्रांजेक्शन डॉलर में होता है, 60% आप ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व है सारी मतलब सेंट्रल बैंक्स में। कैपिटल फ्लो आपका यहाँ पे कंट्रोल इससे होता है। फिर अगर मतलब की ट्रेजरी यील्ड वहां की हो, चाहे वहां की करेंसी हो, जिस तरीके की मूवमेंट होगी वो आपके कैपिटल फ्लो को भी कंट्रोल करता हुआ नजर आता है। और ग्लोबल बोरिंग कॉस्ट है, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो जो डेट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बॉन्ड्स आप खरीदते हैं वो महंगे होते नजर आएंगे, और जो कमोडिटी प्राइसेस है वो भी महंगी होती हुई नजर आएगी, और इससे इन्फ्लेशन हाइक के बड़े चांसेस बनते हैं। ये हो गया एक आपको मतलब बेस कि क्यों डॉलर इंपॉर्टेंट है, क्यों इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जब भी आती है फेड की, जिसे हम एफओएमसी कहते हैं, वहां पे जब भी आता है तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया इसकी तरफ क्यों देखती है। ये सारी बातें तो हम यहाँ पे करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब ये तो थ्योरेटिकल बातें हो गई, अब आपको देखना है कि क्या इंटरेस्ट रेट साइकिल्स आए थे, क्या रिएक्शंस हुआ था। और ये रिएक्शन में एसएनपी में नहीं, अपने मार्केट के निफ्टी, गोल्ड और सिल्वर से कंपैरिजन कर रही हूँ। ये चार्ट आपका भले ही समय ले ले, लेकिन ये आपके निवेश के लिए बहुत जरूरी है। इस चार्ट को आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, मैंने आप लोग के लिए बनाया है। और इसमें मैंने क्या कंसिडर किया, इसमें मैंने ज्यादा बड़ा साइकिल ले ली थी तो बहुत कंफ्यूजन वाला हो जाता है, और वो एरा पहले का था। तो मैंने क्या किया, 2000 वाला हम लोगों ने ले लिया, यानी कि हमारा चार्ट भी यहाँ पे जिंदी है। चलिए बढ़ते हैं, रेट साइकिल्स और मार्केट रिएक्शंस पे बात करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा पीरियड, फेड का एक्शन क्या हुआ था, निफ्टी 50 अपनी क्या थी, गोल्ड क्या था, सिल्वर क्या था। और बड़ी चौंकाने वाली बात आ रही है 2000 से। अब आप ध्यान में दीजिएगा, आगे हमारा 2000 में 2003 में डॉट कॉम का बर्स्ट आया था, आपको पता होगा। तो फेड का एक्शन क्या था, 6.5% इंटरेस्ट रेट था। इमेजिन, वहां से इन्होंने कट करके सीधा सीधा इसको 1% किया। 1% क्यों किया, आपको पता है कि यहाँ पे उन्होंने सपोर्ट किया अपनी इकोनॉमी को। 2000 से 2003 हमारा थोड़ा सा नेगेटिव ही रिटर्न था यहाँ पे निफ्टी का, और गोल्ड में प्लस यहाँ पे 30% था। यानी कि प्योर चल रहा था कि जब भी इक्विटी मार्केट में फॉल आती है तो गोल्ड में एक अपसाइड आता है, और यहाँ पे इसको पूरा पूरा यहाँ पे कह सकते हैं कि गोल्ड ने फॉलो करा है। और ये एक ट्रेडिशनल मार्केट थी जब यहाँ पे बिल्कुल मतलब पैरामीटर्स पे ट्रेड होता था। सिल्वर क्या था, म्यूटेड था, बियरिश था। बोलेंगे क्यों था, क्योंकि ये तो पहले से भी इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, अब बढ़ गए हैं चांसेस, लेकिन पहले से भी इंडस्ट्रियल कमोडिटी है। फिर हमारा आता है 2004 2006 आता है, यहाँ पे पोस्ट एक्सपेंशन हुआ था। और यहाँ पे एक्सपेंशन के बाद क्या हुआ था, ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक था, इस इंटरेस्ट रेट को जैसे ही इकोनॉमी में सुधार होने लगता है तो फिर क्या होता है कि एक बार इंटरेस्ट रेट हाइक किया जाता है, यानी कि वो जो दवाई आपने दी है ना, ड्रिप चढ़ाया है, उसे आप वहां पे बंद करते हैं, दवाइयों को बंद करते हैं, क्योंकि पेशेंट रिकवर हो चुका है, यानी कि इकोनॉमी रिकवर हो चुकी है। तो जब इकोनॉमी रिकवर हुई तो उन्होंने बोला कि ठीक है भैया, हम जो मदद कर रहे थे वो बंद करेंगे और हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू किया। तो ये क्या था, कट का साइकिल था, ये हाइक का साइकिल था। यहाँ पे अपनी निफ्टी ने सबको मतलब वो कर दिया है। यहाँ पे हमारे प्राइसेस जो है, निफ्टी जो है बढ़ती हुई नजर आई थी। क्योंकि क्या होता है ना, जब कट करते हैं तो क्या होता है कि वहां की यूएस की मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है ना, क्योंकि वहां की इकोनॉमी में ज्यादा हलचल होता है, ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं। तो हमारा मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव होता हुआ नजर आया। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हाइक बढ़ाना, ये हम एक्सपेंशन मोड में इंडियन इकोनॉमी थी, यहाँ पे 100% का पॉजिटिव रिटर्न आया। यहाँ पे मन खुश होने वाली बात है। और 5.25% का हाइक था। अब यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है जो कि आप लोग हमेशा बोलते हैं, अब यहाँ से डिकपलिंग की शुरुआत होती है। बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट साइकिल में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगे गोल्ड के। यहीं से जो हमारा पिलर्स होता है ट्रेडिशनल, वो टूटता हुआ नजर आया। यानी कि 4.25% इंटरेस्ट रेट बढ़ा, फिर भी यहाँ पे गोल्ड बढ़ा। यही मैं बोल रही हूँ कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता भी है और गोल्ड को और पैरामीटर्स मिलेंगे तो गोल्ड बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, आउट परफॉर्म गोल्ड। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सिल्वर ने भी आउट परफॉर्म किया गोल्ड को, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहाँ बढ़ रही थी, यूएस और चाइना में। 2007 और 8 का जब समय आया,
ये था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, आपको पता है यहाँ पे। और इसमें फिर से कट शुरू होके रिकॉर्ड लो पे गया, 0.0% तक आ गया, यानी कि बिल्कुल एट पार आ गया। शार्प निगेटिव हमारा निफ्टी था उस समय 60%। 2008 में इसने एक मतलब कि लोअर साइड लिया था। और यहाँ गोल्ड जो था बिल्कुल शांत होकर रिसिलियंट थी, पॉजिटिव थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती हुई कमोडिटी थी और पता था कि यहाँ पे एक मूवमेंट आने वाली है। जबकि सिल्वर यहाँ पे बेयरिश हो चुका था, यानी कि दबाव था मार्केट पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी शैटर्ड होती हुई नजर आई थी। और यहाँ ये चाइना का भी बहुत बड़ा दबाव था। पहली बार चाइनीज मार्केट में, इकोनॉमी में एक धक्का लगता हुआ नजर आया था। उस चीज को हम लोग को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये जो दबाव है ना सिल्वर पे, ये चाइना की वजह से आया था। और गोल्ड यहाँ पे पॉजिटिव भी हुआ था एक सेफ हेवन बाइंग को लेकर, और यहीं से बाइंग की शुरुआत हुई थी सेंट्रल बैंक्स की 2015-18। अब यहाँ पे ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस जो है, यानी कि ये वाला नॉर्मल होता हुआ जब नजर आया, दोबारा इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल जो है वो शुरू हुआ, 2% तक बढ़ा। निफ्टी ने यहाँ पे एक बढ़िया रिटर्न दिया, काफी बढ़िया पॉजिटिव रेंज बाउंड हो गया यहाँ पे गोल्ड। फिर हम ट्रेडिशनल उस पर आगे कि इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ तो यहाँ पे रेंज बाउंड मूवमेंट हुई। चांदी ने यहाँ पे आउट परफॉर्म करा था, क्योंकि याद करिए ये जो समय था ये चाइना के लिए बढ़िया समय नहीं था, और उस समय वहां की रियल एस्टेट में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और 2019 से लेके 20 तक का फिर हम आते हैं कोविड वाले, उसमें पेंडेमिक शॉक जिसे बोलते हैं हम, जहाँ पे फिर से हम जीरो इंटरेस्ट रेट साइकिल पे आए, एक और दो, दो बारी इतिहास में हम 0% इंटरेस्ट रेट पे आए थे। और यहाँ पे हमारी इकोनॉमी ने वी शेप रिकवरी देखी थी, और बहुत शानदार रिकवरी थी। और हमने बोला था कि हमारा जो ग्रोथ है वो इंटैक्ट है, भले ही थोड़ा बहुत ग्लोबल फैक्टर पे हो, लेकिन जब भी नॉर्मल होगा सिचुएशन तो हम यहाँ पे अच्छी रिकवरी देंगे। यहाँ पे वी शेप रिकवरी आई थी निफ्टी में, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हमारा गोल्ड रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा चढ़ा था यहाँ पे निफ्टी के साथ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव था क्या, तो सिल्वर, यानी कि इकोनॉमी चली तो इक्विटी चला, इक्विटी चली तो अपना सिल्वर चला। और यहाँ रिकॉर्ड हाई बनता हुआ हम लोगों ने गोल्ड में भी देखा। अब यही चीज मैं बोल रही थी, इक्विटी में रिकवरी, रिकॉर्ड हाई, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, यानी कि तीनों चीजें साथ चल रही हैं। डिकपलिंग यहाँ पे हो चुकी है, क्योंकि यहाँ सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड बाइंग करनी शुरू कर दी थी। तो अब आप मानिए, क्योंकि जब अच्छी रिकवरी रहेगी, इकोनॉमी अच्छा रहेगा, तो उनके पास फंड ज्यादा रहेगा, लिक्विडिटी रहेगी, तो अब उनका ध्यान चला गया, वो ट्रेजरी में ना करके किस में करेंगे, करेंगे गोल्ड में। तो इकोनॉमी के चलने के साथ साथ पीक गोल्ड यहाँ क्यों चल रहा है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। साथ में हमारा परचेजिंग पावर बढ़ता है, तो गोल्ड के वैल्यू को आप समझ रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि गोल्ड कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से प्राइसेस जो है तीनों चीज साथ चली। तो ये मान के चलिए, इक्विटी चला, गोल्ड चला, और आपको सिल्वर भी चलती हुई नजर आई। अब हम चलेंगे एक बारी, ये वाला हमारा स्लाइड हो चुका है। और 22-23 में एक हाइक आया था। ये हाइक आपको पता है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, तो ये हाइक आया था। और इस हाइक की वजह से हम लोगों ने मतलब निफ्टी में एक माइल्ड मतलब कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखा था। और यहाँ पे आपको गोल्ड भी थोड़ा सा ठहरा था, सिल्वर वोलेटाइल थी। उसके बाद जो है वो आपको इतिहास है कि उसके बाद गोल्ड सिल्वर ने किस तरीके की मूवमेंट्स दी हैं। अब हमें अब की बात करनी होगी, क्योंकि ये बैकग्राउंड आपको बहुत जरूरी था समझने के लिए कि किस किस तरीके से साइकिल जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या घटता है, तो किस तरीके की मूवमेंट जो है वो आपको इक्विटी मार्केट में, गोल्ड में, सिल्वर में देखने को मिलती है। चलिए अब 2026 में हम आते हैं, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है फेड के लिए, इन्फ्लेशन है। एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल में है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। लेकिन 3.5 से 3.75% फेड का फंड रेट है, और ये माइल्डली हाई इसे बोलेंगे। लेकिन इनको क्या वो कर रहा है, कोर पीसी इन्फ्लेशन 3.3 है, वेल अब 2% के टारगेट से है। तो ये कोर पीसी प्राइस इन्फ्लेशन आपको दिखाता है कि आपकी जो कंजम्पशन है इकोनॉमी में वो कैसी हो रही है। और इसमें खास बात ये है कि इसमें क्रूड को और फूड इन्फ्लेशन को नहीं दिखाया जाता है। और ये सीपीआई से एक्चुअल मतलब आपको मूवमेंट देता है, क्योंकि हाउस होल्ड के साथ साथ इसमें इंडस्ट्री और भी ज्यादा सर्वे होता है। तो ये बहुत क्लोज एक बैरोमीटर होता है इकोनॉमी का, और ये 3.3 है, मतलब बढ़िया है। अच्छा, यूएस का जो 10 ईयर यील्ड है वो 4 to 4.5% है। ये कह रहा है कि प्रेशरिंग वैल्यूएशन एंड लिफ्टिंग यूएसडी, एक इंटरेस्ट रेट हाई की तरफ इशारा कर रहा है। जबकि अब यहाँ पे आपको एक है कि फ्यूचर सिंप्लाइड क्या कह रहा है कि मतलब ये ईयर एंड होने से पहले एक 60% चांसेस बन रहे हैं आपको हाइक का। तो एक 60% चांसेस जो है हाइक का है, वो इस बार तो मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन यील्ड मार्केट, बॉन्ड यील्ड मार्केट जो है ये बता रहा है कि अगर यील्ड इतना हायर साइड रहा तो आपको इंटरेस्ट रेट हाइक होने की संभावना बनती हुई नजर आती है। लेकिन उसके क्या है ना
कि इसको हम सीधे नहीं ले सकते कि नहीं इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो हो जाएगा। आप इसको सीधे लेके नहीं चल सकते, आपको इसको बिल्कुल लेके चलना होगा। कंडीशन अप्लाइड होती है, जब इन्फ्लेशन हायर है प्लस आपका ग्रोथ हायर है तो एक हाइक हो सकता है। जब बॉन्ड यील्ड भी आपको ज्यादा है, ऊपर है, इन्फ्लेशन भी ज्यादा है और ग्रोथ भी कंफर्टेबल है, तो आपको होगा एक हाइक हो सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर इन्फ्लेशन नीचे की तरफ है, अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर है, तो एक कट का है, ये कंडीशन अभी नहीं है, अपना ऊपर वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। रिसेशन है और इमरजेंसी फंड है, तो 2008 और 2020 की तरफ अगर रिसेशन भी है और आपको बॉन्ड यील्ड हाई है तो यहाँ पे कट होगा। वो चीज अभी नहीं है, रिसेशन बहुत ज्यादा नहीं है 2008 और 20 की तरफ। अगर ये है कि यील्ड जो है आपको मतलब कि बढ़िया तेजी से जा रहा है और इन्फ्लेशन जो है ये कंसर्न नहीं है, फेड यूजुअली कुछ नहीं करता है। लेकिन क्या है कि इन्फ्लेशन तो अभी कंसर्न है इनके लिए और ग्रोथ भी ज्यादा है, तो एक हाइक की संभावना इसके अकॉर्डिंग जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं, सिर्फ इसको पैरामीटर को ध्यान में रखना, इतना वो नहीं है। और एक चीज तो ये भी है कि अब इन्होंने, केविन ने ये भी कह दिया है कि हम फॉरवर्ड पॉलिसी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे जैसा कि पहले होता आया है। तो ये कंसर्न है मार्केट के लिए। लेकिन जाने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार जो चांसेस है, इस बार 37% है इंटरेस्ट रेट हाइक के, और अगली बार जो है वो 64% के करीब बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारा प्रेशर जो है वो ट्रम्प की तरफ से है इंटरेस्ट रेट को कम करने का। अनचेंज के चांसेस यहाँ पे ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म जब आप चार्ट देखते हैं ना तो समझ में आता है किस तरीके की मूवमेंट है। मैंने आपके लिए नए 84 से पहले का भी चार्ट लिया है, उस समय 11.5% तक का एक इंटरेस्ट रेट हाइक था। ये वो समय था जब ऑयल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा था और काफी ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वो हायर साइड था। फिर धीरे 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 इंटरेस्ट रेट साइकिल खत्म होके कहाँ पे आया, मैक्सिमम अब आ गया ये 6% वाले जोन में आ गया। यहीं पे फिर से मार्केट पहुंची हुई है, सेंट्रल बैंक पहुंचा हुआ है। काफी दिनों तक हम जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी पे यहाँ पे नजर आ रहे थे, फिर एक हाई भी धीरे 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 कट होता हुआ चला गया। तो लग रहा है कि फिलहाल तो अनचेंज रहेगा, लेकिन एक हाइक जो है वो बनती हुई नजर आ सकती है सितंबर में। यहाँ पे तो कंडीशन बताना पड़ेगा। कंडीशन आपको यही है कि अगर वॉर कंटिन्यू रहता है और इसी तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता रहा तो इसे कंट्रोल करने के लिए फिर आपको एक बार इंटरेस्ट रेट हाइक का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इतना आसान नहीं है वो इकोनॉमी के लिए, क्योंकि उसको डेंट करता हुआ वो नजर आएगा। और इस बार का 2026 का अगर हम थोड़ा सा मतलब लेके चले कि कौन कौन से सेंट्रल बैंक्स जो हैं जिन्होंने यहाँ पे हाइक करा है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किया है, जापान ने करा है, कनाडा ने करा, तो कुछ कुछ बैंक्स जो है ना उन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को हाइक करते हुए वो नजर आए हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अनचेंज वाली स्थिति में अभी आपको इंडिया है, यूएस है, और ये दोनों अनचेंज्ड आपको रह सकते हैं, क्योंकि अभी इकोनॉमी को इनको सपोर्ट करना, इन्फ्लेशन को थोड़ा सा बैकफुट पे रखना, इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे तो इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो डेंट होगा। और बढ़ाने वाली कंडीशन में कौन है, तो बढ़ाने वाले सिचुएशन में अभी चाइना है, तो वहां पे एक इंटरेस्ट रेट हाइक की संभावना है। लेकिन फिलहाल मतलब मुझे लग रहा है कि सितंबर से पहले इंटरेस्ट रेट हाइक थोड़ा सा यहाँ पे अनलाइकली है। अगर होता है तो मार्केट को वो अभी बहुत ज्यादा हर्ट करता हुआ नजर आएगा, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी एक क्राइसिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट अभी गोल्ड सिल्वर पे ये आ सकता है। अगर उन्होंने कहा कि हम इसे डिले करेंगे इंटरेस्ट रेट हाइक को, तो इमीडिएट एक बाइंग जो है वो आती हुई नजर आ सकती है आपको पूरे कमोडिटी काउंटर में। मैं सिर्फ इसकी बात क्यों करूं, और खासकर की एक चीज और है, जब एल नीनो की बात आती है ना, एल नीनो वाले साल में, रशिया यूक्रेन के समय में एल नीनो नहीं था लेकिन इस बार एल नीनो भी है। ऐसे सिचुएशंस में फेड को इंटरेस्ट रेट हाइक करना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल भरा हो सकता है, जबकि इन्फ्लेशन हायर साइड है, लेकिन एक मुश्किल भरा फैसला हो सकता है। और बाकी चीजों का भी हम ध्यान में रखेंगे। कमेंट सेक्शन में ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी जरूर यहाँ मतलब मेंशन करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत होती है इतने रिसर्च के साथ आने के लिए। और जिस जिस तरीके से यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगी या डेवलपमेंट होगा, मैं फेड के मीटिंग के बारे में आपको जरूर शेयर करूंगी। थैंक